नमस्कार। आप देख रहे हैं इमा टाइम्स बिहार और मैं यहाँ मौजूद हूँ शिक्षा जगत के जाने माने शहर के हस्ती राकेश कुमार जी के पास में। और इन्होंने अभी जयप्रकाश नारायण पर भी पुस्तकें लिखी हैं जो काफ़ी चर्चित हुई हैं। लोकराज से लोकनायक अच्छी पुस्तक है और पुस्तक लेखन के बाद एक चर्चित व्यक्ति हो गए हैं। हर मामले में जानकारी इनके पास है, उसी से रिलेटेड मैटर में है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया। यानी कि यह कहें कि मोदी सरकार का ये 8वां बजट है। इस बजट में कई लोगों को निराशा भी हासिल हुई है, कई लोग आशावान भी हैं। तो बजट को नए तरीके से एक शिक्षाविद के नज़र से हम जानने की कोशिश करते हैं राकेश जी से। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आज आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, सामने आया है, कोरोना की बात हुई है, शिक्षा की बात हुई है, स्वास्थ्य की भी बात हुई है, नौकरी देने की भी बात हुई है, लेकिन कहीं न कहीं टैक्स की भी इसमें बात हुई है। तो कहीं न कहीं आम आदमी जो सामान्य जनमानस है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस बजट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अर्थशास्त्री बतौर अर्थशास्त्री बजट को देखने का जो मेरा नज़रिया है, उसमें जो सबसे प्राइम फोकस है वह है कि बजट को डिजिटल प्रोसेस से गुजारा गया। डिजिटल कहने का मतलब कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। हर क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की, चाहे वह खेत किसानी की बात हो, जैसे ड्रोन से किसानी में उपयोग। इसके अलावा जो है हर एक क्लास में एक चैनल की बात की गई है। इसके अलावा जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो इस तरह से जो फोकस्ड एरिया है उसमें इन चीज़ों को अगर फोकस्ड किया जाएगा और फोकस्ड करके उभारा जाएगा तो आप मान लिया जाए कि कहने की तो बहुत छोटी बात हो गई कि एक स्टेशन एक प्रोडक्ट की, लेकिन आप भारत में स्टेशनों की संख्या गिन लीजिए और उस स्टेशन के हिसाब से अगर एक एक प्रोडक्ट को भी उसके रीजनलिटी से जोड़ करके, उस क्षेत्रीयता से जोड़ करके देखा जाए और उसको उभारा जाए तो न सिर्फ वहाँ के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बल्कि सारे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जो है लिंकेज होंगे और उससे बहुत बड़े पैमाने पर जो रोजगार का क्षेत्र जो है विकसित होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, इस मायने में इंटरप्ट करूँगा कि निर्मला सीतारमण जी ने एक बात यहाँ जरूर कहा कि कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया है और कोविड-19 के जो टीकाकरण है उसकी चर्चा की। मतलब ये बताया गया कि कोरोना में हम सफल रहे हैं, यानी कि सरकार सफल रही है। लेकिन आम आदमी की जहाँ बात होती है, जिसके यहाँ मौतें हुई हैं, वो आज भी डेफिसिट में है। वो परिवार, कोरोना से छात्र भी परेशान रहे हैं, कोरोना से व्यवसायी भी परेशान रहे हैं, हमारा उद्योग धंधा भी चरमरा गया है। तो इस कोरोना की बात को करने के बाद क्यों नहीं उस तरह की कुछ इसमें लाया गया बजट में जिससे लोगों को लाभ हो जो कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहें? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया इससे तबाह है। भारत सरकार के अगर हम अर्थव्यवस्था की गति की बात करें तो जैसा बजट में अनुमान किया गया है कि जो अर्थव्यवस्था का आर्थिक वृद्धि दर होगा वह 9.2 के आसपास की स्थिति रहेगी। जो राजस्व घाटा की स्थिति है 6.8 के आसपास की स्थिति में रहेगी। तो दुनिया में जहां सारी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो रही हैं, वैसे में भारत की जो अर्थव्यवस्था अगर 9 के आसपास की गति को बनाती है तो डबल डिजिट के आसपास के रूप में देखा जाना चाहिए। अब रही बात कि आप कह रहे हैं कि कोरोना के हिसाब किताब से जो लोगों पर असर पड़ा है उसके लिए सरकार ने क्या किया। तो आप अगर राष्ट्रपति का अभिभाषण जो कल का हुआ है ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन का, तो उसमें आप देखेंगे कि हर तरह की चीज़ों को डील किया गया है। जैसे अगर सरकार ने कहा कि हम गरीब कल्याण अनाज योजना की, अन्न योजना की बात करते हैं, तो उसमें 80 करोड़ लोगों को जो है पिछले लगातार 19 माह से मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है और इसे बढ़ा करके मार्च 2022 तक किया गया। तो बजट और बजट से इतर है, ठीक है, बजट में इन प्रावधानों को नहीं दर्शाया गया, लेकिन बजट के अलावा यह सरकार बजट से ही तो फंड देगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो न सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात की गई बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, जैसे आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है 68,000 करोड़ के आसपास की जो पैकेज दिए गए हैं, यह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है दुरुस्त करेगा। और जैसे ही आयुष्मान भारत के मार्फत से और इलाज की मुफ्त सुविधाएं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो भारत कहीं ना कहीं जो आम लोगों की समस्या है, जो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों से या छोटी बीमारियों से जो आम जनमानस
तबाह हो जाता है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था तबाह हो जाती है, उसके लिए सरकार की तरफ से बड़ी पहल है। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये बताया गया है कि जीएसटी कलेक्शन से भारी मुनाफा हुआ है, तकरीबन 1,40,000 करोड़ की बात आ रही है कि मुनाफे हुए इसमें हुए हैं। तो जब जीएसटी से, जो कि व्यवसायियों के द्वारा भुगतान किया जाता है, व्यवसायी को क्या मिला? देखिए, व्यवसायी को जो जीएसटी है, वन इंडिया वन टैक्स की बात की गई है, तो उसमें कुल मिलाकर के व्यवसायी जो टैक्सेशन का मामला है उसको ईज किया गया है। एक दूसरा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया गया है, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट किया गया है, और सिंगल विंडो से, जो ट्रांसपेरेंट माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से चीज़ों को सिंगल विंडो में लाने की कोशिश की गई है। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापार करने के लिए एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दूसरा जो है वहां पर आवश्यक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह चाहिए, और ईजी होना चाहिए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, और जो तकनीकी प्रक्रिया है उससे जो है आसान तरीके से प्रस्तुत किया जाना। तो इसकी व्यवस्था बजट में की गई। टोटल जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है वह कहीं ना कहीं न सिर्फ व्यवसाय के क्षेत्रों में बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में इसको फायदा कराएगा। अभी ये घोषणा हुआ है कि 10 साल में 30 लाख नौकरियां, पहले भी 2 करोड़ नौकरियों की बात की जाती थी, अब ये 30 लाख नौकरियों में कोशिश की बात की जा रही थी। यानी कि ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं वेग है, इसका भी कहीं कोई ये नहीं दिया गया है, स्पष्ट नहीं दिया गया कि आखिर ये नौकरियां कहां से आएंगी, कैसे मिलेंगी। देखिए, बजट के प्रावधानों में नौकरियों की जो बात होती है, रोजगार देने की जो बात होती है, उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि इस क्षेत्र में हम नौकरी देने जा रहे हैं। लेकिन बजट में जिस तरह के कार्य और प्रावधान किए जाते हैं, जिस तरह के फंड एलोकेशन होता है, उसके मार्फत से जो है रोजगार सृजन होते हैं, इसकी संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझना चाहें तो कहा गया कि एक स्टेशन वन प्रोडक्ट, तो इसमें जो एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट डेवलप करने की बात है, उसमें कई तरह के लोग जुड़ेंगे, सर्विस सेक्टर के लोग जुड़ेंगे, किसानों को रोजगार मिलेगा, उसे इंडस्ट्री में जो जाने वाले प्रोडक्ट हैं अगर उसका प्रोसेसिंग होगा तो उसे इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। तो इस तरह से जो होने वाले एक लिंकेज है जो रोजगार का एक चेन खड़ा करेगा वह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो पहले कहा गया था कि हम प्रति साल 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों की बात की गई थी। तो अगर आप सरकार के आंकड़ों को देखें, अगर चुटकी लेते हुए कहूँ कि मनरेगा की अगर बात देखें तो गाँव में न जाने किस स्तर पे लोग कहते हैं कि मन से लूटो योजना है और उसमें रोजगार काफी सृजित होता है, मुखिया के फंड और एलोकेशन की बात होती है, प्रतिदिन जो है इतने लोगों को रोजगार दिया जाता है, 180 दिनों का हर परिवार को रोजगार दिया जाता है। तो अगर ऐसे रोजगारों की संख्या गिनेंगे तो 1 करोड़ तो हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षित रोजगार वाले, शिक्षित जो बेरोजगार हैं जिनको रोजगार देने की बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का स्किल डेवलपमेंट योजना है, इसके अलावे जो स्पेसिफिक क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, स्पेसिफिक क्षेत्रों को उभारने की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगे। और देखिए, किसी भी बजट में सरकार आश्वासन नहीं दे सकती, किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन कोशिश होती है, उसके तरफ कई तरह के स्कोप खोले गए, उससे पता चलता है कि सरकार कहीं ना कहीं रोजगार देने की स्थिति में रहेगी। ई विद्या लॉन्च किया गया, ई विद्या से क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना ने चीज़ों को समझा दिया कि आप जो है अगर फिजिकली कहीं अपीयर नहीं हो सकते हैं, शिक्षा का एक माध्यम जो विद्यालयों में जाना था जिसमें भौतिक उपस्थिति होती थी, उसमें आपकी संभावना जो अगर छीन हुई है, लोग घरों में बंद होने के लिए मजबूर हुए हैं, तो ई लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देना सरकार के लिए एक मजबूरी थी। और वायरस के या बैक्टीरिया के साथ मैं खास बात बता दूं, कोई भी बैक्टीरिया जब आता है तो वह तुरंत नहीं चला जाए। जैसे एड्स आया था तो एड्स से प्रिकॉशन हुए, उसके लिए जागरूकता बढ़ी तो एड्स मरीजों की संख्या कमी, लेकिन एड्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। तो वैसी स्थिति में वो लंबा समय तक चला जाता है और धीरे धीरे आदमी उसमें एडजस्ट होते जाता है। तो उस स्थिति में जो कोरोना है, आप यह मत मान के मत चलिए कि इसका जो है बस 1 साल में समापन होने जा रहा है। वैसी स्थिति में ई लर्निंग या ई विद्या का जो मार्फत है, यानी डिजिटल एजुकेशन की जो बात है, वह सरकार की दीर्घगामी सोच का परिणाम है और इससे सरकार और विद्यार्थियों दोनों को फायदा हो, क्योंकि 2 साल से तकरीबन जो है विद्यालय बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है। वैसी स्थिति में यह जो है लाभकारी होगा। आज भी जो कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, एक तरह से रोजगार का सृजन कर रहे हैं, उनके यहाँ कई शिक्षक पढ़ाया करते हैं, लेकिन 2 साल में कोरोना के कारण कई कोचिंग संस्थान बंद हो गए और अभी भी कोरोना का लहर चल रहा है, प्रकोप चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने इस बजट में उन लोगों के लिए कुछ ऐसी बात नहीं रखी जो निजी रोजगार से जुड़े हुए हैं,
जो एक तरह से कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाए। आज इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम भी हो रहा है, विद्यालय बंद थे, कॉलेज बंद थे, फिर भी बच्चे जाके वहाँ परीक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देन सरकार की यहाँ नहीं है, निजी शिक्षकों की देन है, निजी कोचिंग संस्थानों की देन है, लेकिन वो आज ठगे महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस बात से हम भी सहमत हैं कि कोरोना के काल में जिस तरह से जो निजी शिक्षा के ट्यूटर्स हैं खास करके, उनको जितना घाटा हुआ है वह मतलब जिसको जो भरपाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या जो है भौतिक रूप से क्लास संभव था? कोरोना के काल में संभव नहीं था, इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य थी। वैसी स्थिति में जिन लोगों ने डिजिटल माध्यम को अपनाया और उस डिजिटल माध्यम को अपना करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने भी क्लास ली, अपने कोचिंग को बचाए रखा और उससे कुछ ना कुछ अर्निंग किए। लेकिन जिन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो गए। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। मेरी भी मांग है कि वो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, जो निजी क्षेत्र के शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं आर्थिक पैकेज के द्वारा उन्हें कवरेज दिया जाना चाहिए। यह मेरी भी मांग है और मुझे भी लगता है कि इसकी उपेक्षा बजट में हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, लेकिन फिर भी किसान को जितने सहूलियत सरकार बोलती है कि हम अनुदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र हुआ जो यूपी साइड का हुआ, जहां अभी भी किसान के आंदोलन चल रहे हैं। सरकार को बैक होना पड़ा, अपने कानून को वापस लेना पड़ा, जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई है। तो किसानों को इस बजट से क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, किसानों के लिए जो है वह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की, जैसे ड्रोन के उपयोग की बात की जा रही है, उसके प्रोडक्ट को पहचानने की बात करें, जीआई टैगिंग की बात की गई है। किसानों को अगर फायदा की बात करें तो किसान अपने उत्पादों को अब नवीन तकनीक के माध्यम से उसका कॉस्ट इफेक्टिव कर सकेगा। जैसे ही कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, यानी सस्ते दरों पर उसके उत्पाद उपलब्ध होंगे, तो बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की बात होती है तो उसमें शुरुआत के जो लागत होते हैं वह ज़्यादा होते हैं। सरकार इसके लिए कई तरह की रियायत भी दी है और आगे भी दे सकती है, देने की भी उम्मीद है। रही बात अगर कृषि कानूनों की हम बात करते हैं तो वह कृषि कानून में एपीएमसी था, यानी फूड मार्केटिंग की जो बात हो रही थी, वहाँ पर कृषि कानून को वापस लिया गया है और उसके विरोध हुए। अब सरकार का अपना पक्ष था, किसानों का अपना पक्ष था। और जहाँ तक बात मैं करूं मंडियों की, जो सब्जी मंडियां हैं या किसी तरह की जो विपणन मंडियां हैं किसानों की, उसमें मेरी एक निजी राय है कि उसमें कुल मिलाकर के जो बिचौलिए हैं उनका जो है बोलबाला है। मुझे एक ठेले वाले से बात हो रही थी आज के करीब 3-4 महीना पहले। उसने बोला कि साहब, जब हम ही लोग कोई सामान लेकर के जाते हैं मंडी में तो उनके 4 लोग जो है दाम लगा देते हैं और जो अधिकतम प्राइस होता है उस पर खरीदारी कर देते हैं, और आधा घंटा बाद हम अपना ही प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो उन्हीं के 4 लोग जो है मैक्सिमम प्राइस पे बोली लगाते हैं। तो कुल मिला के जो मुझे समझ में आया था प्रैक्टिकल रूप में कि ये जो मंडियां हैं वह दलालों का अड्डा तो हो ही गया कुछ लोगों के हाथ में। आपको पता है क्या कि औरंगाबाद में जो मंडी है वह किन के जिम्मे है, कौन चलाते हैं, कैसे लाइसेंस मिलता है, शायद किसी को पता नहीं हुआ। वही 2-4 परिवार होंगे जो कि जुड़े होंगे। इसी तरह शहर पूरे भारत में जो मंडियां हैं, कृषि मंडियां, उनमें इसी तरह की चीज़ों का बोलबाला। तो इसको तोड़ने की बात थी, ओपन मार्केट की बात थी। ठीक है, इसके एस्पेक्ट्स को ना किसान समझ पाए ना सरकार समझा पाई, यह एक अलग मुद्दा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह कानून पूरी तरह काला था। कोई भी कानून के कुछ जो है एस्पेक्ट्स सकारात्मक होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स जो है नकारात्मक होते हैं। तो संभव है कि कुछ एस्पेक्ट्स को किसान समझ नहीं पाए, कुछ को सरकार नहीं समझा पाई, और कुल मिलाकर के विपणन की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं उस कानून को वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई। ये थे राकेश जी, और इनसे अभी हमने बजट से संबंधित बहुत सारी चर्चा की, और चर्चा के क्रम में ये बात सामने निकल कर आया कि अपने अपने सोच है इस बजट को लेकर। कुछ पक्ष में भी हैं तो कुछ विपक्ष में भी हैं। आगे फिर अगली कड़ी में मिलेंगे कुछ और मुद्दों को लेकर, कुछ और बातों को लेकर, बजट से संबंधित कुछ और भी बातें होंगी तो फिर अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।